प्रिय श्रोताओं, 15 दिनों के अवकाश के बाद एक मरतबा फिर हम आपसे जुड़ गए हैं। पिछले 2 सप्ताह में हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, जिसका मुझे खेद है। लेकिन अब कारणों का विवेचन करने की बजाय कम समय के अंदर में ज़्यादा काम करने की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो पर चले आते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बुलडोज़र इनजस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की एक बेंच ने विदाउट नॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नो फर्दर डेमोलिशन इस प्रकार का एक अंतरिम आदेश पारित किया जो अक्टूबर की 1 तारीख तक इफ़ेक्ट में रहेगा। पिछले कुछ बरसों के अंदर में ये देखने में आया है कि किसी अपराधी के हाथों से अगर कोई अपराध हो गया तो न्यायालयीन कार्रवाई जो उसके ऊपर होनी है वो तो होगी, लेकिन सरकार फ़ौरन एक्शन में आ जाती है। ऐसे लोगों के घरों को निशाना बनाया जाता है और जब कहीं ये प्रश्न उठाया जाता है कि भाई अपराधियों के घरों को निशाना बनाने का क्या कारण हुआ, तो फिर ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि इनका घर जो है अपने आप में एक अनधिकृत निर्माण था और ये जो कार्रवाई हुई है ये नगरपालिका के माध्यम से हुई है। अपराधी के अपराध का और उसके घर के गिराने का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब बार बार ये देखा गया कि एक ऐसे समय में जबकि अभी अपराध दर्ज हुए 2 से 4 दिन नहीं हुए हैं और अपराधी के घर को डिमोलिश किया जाता है, तब कहीं इस टाइमिंग को लेकर के लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा तो मैं समझता हूं अब तक के 2 से 3 मरतबा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। पिछली मरतबा ये 17 सितंबर 2024 को न्यायपालिका के सामने आया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जज जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सरकार की ओर से तुषार मेहता जी हाजिर थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की कि जजेस किसी एक्सटर्नल नैरेटिव से इन्फ्लुएंस ना हों और इस बात को समझें कि अपराधी के अपराध में और उसके घर गिराए जाने में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने इस बात की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि अपराधी के अपराध को लेकर के जो न्यायालयीन कार्रवाई की जा रही है वो अपनी जगह है और उसके घर को गिराने की जो कार्रवाई हुई है वो अपने आप में इसलिए हुई क्योंकि इससे पहले उसे नोटिस दिया जा चुका था और घर चूँकि अपने आप में एक अवैध निर्माण था, इसके लिए वो घर गिराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना तो सही, लेकिन फिर वो सारे इंस्टेंसेस शायद कि कभी उनके मस्तिष्क में आ गए होंगे जो इससे पहले हुए हैं और आपस में जिस प्रकार का संभाषण सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की नैब 2 डिवीज़न बेंच के दरमियान में हुआ, 2 जजेस की बेंच के बीच हुआ, उसको बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इरादा व्यक्त किया कि हम आइंदा 15 दिनों के लिए डिमोलिशन पर रोक लगाने जा रहे हैं, आप सरकारी जगहों पर, रेलवे की प्रॉपर्टी पर, वाटर बॉडीज़ पर, रास्तों पर बने हुए अनधिकृत निर्माण के उपलक्ष्य में तो कार्रवाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगले 15 दिनों तक इतर प्रकार के जो भी बांधकाम हैं उनको लेकर के हम स्टे दे रहे हैं। अब चूँकि ये एक पैन इंडिया ऑर्डर है, देशव्यापी किस्म का हुक्म है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, तो कहीं ये बात भी कही गई कि इस प्रकार के हुक्म से जो अनधिकृत बांधकाम है उन पर पूरी की पूरी रोक लग जाएगी। तब जस्टिस विश्वनाथन ने इस बात को दोहराया कि अनधिकृत बांधकाम के सिलसिले की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, ऐसा न समझा जाए। प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करने के बाद में अगर कार्रवाई की जाती है तो इस कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। श्रोताओं, हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हमारी अपनी जो सोसाइटी है, हमारा अपना जो देश है, वो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल पर काम करता है और कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए रूल ऑफ लॉ अपने आप में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगर लॉ की सुप्रीमेसी को अगर समझ लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया तो फिर वो पुराना दौर लौट आएगा
जब कहा जाता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बतलाई अपने इस निर्देश के अंदर में कि हम ये चाहते हैं कि देशव्यापी गाइडलाइंस को फ्रेम किया जाए जो म्युनिसिपल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल हों, और इस बात के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं कोर्ट के सामने, जो पेटिशनर्स और रेस्पोंडेंट्स हैं, इन लोगों से अपने अपने निवेदन या अपने अपने सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। तो पता ये चलता है कि ये ऑफ लेट इस प्रकार की बार बार जो सिनेरियो देखने में आते हैं, इनसे कहीं विचलित होकर के सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा है कि देशव्यापी गाइडलाइंस अनधिकृत बांधकाम के डेमोलिशन के सिलसिले में जारी की जानी चाहिए, ख़ास करके इस बैकग्राउंड में कि ऐसे लोगों के घरों को चिन्हित किया गया और उद्ध्वस्त किया गया जो किसी मामले में आरोपी पाए गए हैं, अपराधी पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए ये भी कहा कि merely because a person is accused of an offense cannot be reason to demolish his house। यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचारों को प्रकट किया कि even in case a person is convicted an offense, his house can't be earmarked for being demolished। तो गोया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ही साफ कर दिया है कि आपराधिक कार्यवाही अपनी जगह पर, लेकिन अगर किसी के घर को डेमोलिश करना है, उद्ध्वस्त करना है, तो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको फॉलो करना ही होगा। और कहीं इस टाइमिंग को भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि यहाँ कोई आरोपी किसी आरोप के अंदर में पकड़ लिया जाता है और उसके 2-4 दिनों के अंदर ही उसके घर को अनधिकृत बतलाकर डेमोलिश कर दिया जाता है। घर तो उसका अपराध करने से पहले भी कई बरसों से अस्तित्व में था, इतने बरसों में तो उसके घर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब जबकि उससे अपराध हो ही गया है, अभी तक वो अपराधी है, मुजरिम करदाना नहीं गया है, तो फिर इसके चलते 2-4 दिनों के अंदर में ही उसके घर को गिराने का क्या कारण हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग है, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अपनी चिंता जताई। अब ये मामला 1 अक्टूबर को एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, और इस बात की अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट डेमोलिशन की इस प्रक्रिया को लेकर के देशव्यापी गाइडलाइंस अपने इस फैसले के अंदर में जारी करे। इस बात का भी इम्कान है कि ऑन दिस वेरी डे, दैट इज़ टू से नेक्स्ट डे 1 October 2024, द कोर्ट may not be in a position to frame the guidelines because of the fact कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से इस सिलसिले के अंदर में उनकी राय जानी जा रही है, और गवर्नमेंट से भी इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो भी अपने तौर पर इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के लिए गाइडलाइंस कैसी हों, इस प्रकार में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो अनऑथराइज बांधकाम को कंट्रोल करना, उनकी रोकथाम करना, ये भी आवश्यक है, और दूसरा कंसिडरेशन ये भी है कि रूल ऑफ लॉ के साथ में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इन दोनों के बीच में यूँ कह लीजिए कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने वाली बात होगी। घर बनाना अपने आप में आज कोई आसान तो बात नहीं रही। मुझे बशीर बद्र का वो शेर याद आ गया, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। सुनिएगा, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लेकिन अब जलाने वाली बातें नहीं बल्कि गिराने वाली बातें हो रही है। तो बशीर बद्र साहब से थोड़ी सी माफ़ी के साथ में हमने उनकी दूसरी पंक्ति से थोड़ी छेड़छाड़ की है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। तो कहीं इस बात का भी संकेत सरकार को हो देना है। माना हमने, और हम भी इस बात के बिल्कुल भी हक़ में नहीं है कि अनधिकृत बांधकाम को किसी प्रकार की कोई प्रोत्साहन दी जाए, ये यूँ कह लीजिए कि उनको टॉलरेट किया जाए। अलबत्ता एक रियलिस्टिक व्यू लेने की भी आवश्यकता है। म्युनिसिपल लॉज के चलते ख़ास करके उन शहरों के अंदर में जहाँ पर आवास अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है,
सरकार भी इस बात को जानती है कि शहरों के अंदर में जितने भी बांध काम हैं, अगर सबका एक तौर से अंदाज़ा कर लिया जाए तो कम से कम 40 to 50% ऑफ द कंस्ट्रक्शन विल टर्न आउट टू बी अनऑथराइज्ड। लेकिन कहीं इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि लार्ज स्केल डेमोलिशन को अगर समझ लीजिए एक हाथ से शुरू कर दिया गया तो लोग बड़ी संख्या के अंदर में बेघर हो जाएंगे। तो अनधिकृत बांधकाम है तो अपने आप में एक ऐसी चीज़ जिसको लेकर के किसी प्रकार का कोई टॉलरेंस, जिसको लेकर के किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अनधिकृत बांधकाम के सिलसिले में अगर हमारा अप्रोच सिलेक्टिव हो जाएगा तब तो कहीं रूल ऑफ लॉ वाली बात से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम नज़र आएंगे। तो आइंदा 1 अक्टूबर को हमारी नज़र रहेगी सुप्रीम कोर्ट की इस डिवीज़न बेंच पर। और मुझे याद आ गया म्यूनसिपल लॉस को लेकर के मुंबई हाई कोर्ट का एक ऐसा निर्णय जो आज से चंद सालों पहले मुंबई हाई कोर्ट ने यह महसूस करते हुए दिया था कि म्यूनसिपल लॉस के अंदर में एडिक्वेट गाइडलाइंस अनधिकृत बांधकाम के उपलक्ष्य में मौजूद नहीं हैं। तो वो गाइडलाइंस हम लोगों को सोपान मारुति थोपटे के बहुत ही सेलिब्रेटेड किस्म के जजमेंट में मिल जाते हैं, जो ऑफ्ट कोटेड रहा है और हमारे नवोदित वकीलों को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। जबकि हमारी बम्बई की न्यायपालिका ने अपने आप में उन गाइडलाइंस को फ्रेम किया था जो अनधिकृत बांधकाम को गिराए जाने के उपलक्ष्य में महानगर पालिकाओं ने जिन गाइडलाइंस का अवलंब करना है। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करेंगे कि 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या सुनवाई करती है और क्या निर्णय जारी करती है, उसको लेकर के कोई मौका हुआ तो आपसे एक मरतबा फिर जुड़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आइंदा के लिए एक मरतबा फिर आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।